अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मेरी आवाज़ क्लियर है? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बेसिकली आज तो हमारा दिन तो वर्बल का था, लेकिन कल हम क्वांट की कुछ प्रॉब्लम्स में थे, तो मैंने कहा कि हम आज वर्बल क्वांट को ही कर लेते हैं। वर्बल को एक तो फ्राइडे को कर लेंगे, जो सेशन मैं लूँगा, और वीकेंड में एक एक डे में सर हमजा कर लेंगे वर्बल को हैंडल। आज क्वांट ही कर लेते हैं, क्योंकि डेटा सेक्शन में हम इन्वॉल्व हुए हुए हैं थोड़े से। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस। ठीक है। तो कल हमने यहाँ पर छोड़ा था, इस प्रॉब्लम के ऊपर। मैंने आपको फूड फॉर थॉट दे दिया था कि इसको आप अपने एंड पे ट्राई करें, फिर हम इसको साथ देख लेंगे। तो किसी ने अपने एंड पे इसको ट्राई किया था? नो। 1 मिनट ले लें इसको, आप अपने एंड पे एटलीस्ट गो थ्रू कर लें, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं अब। बेसिकली सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस चार्ट से हम लोग डिड्यूस क्या क्या कर सकते हैं। मतलब उन्होंने हमें इतना बड़ा चार्ट तो दे दिया है, उसके बाद इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी हैं, और हमारे पास ये उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया, इसके अंदर से हम लोग जो चीज़ हम फॉर श्योर गेट कर सकते हैं वो क्या हो सकती है। चार्ट के अंदर से हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन विद सर्टेनिटी मिल सकती है एक किसी एक रेंज के अंदर। अच्छा, लेट्स से उन्होंने हमें बता दिया यहाँ पर हमारे पास जो मीडियन है वो हमारे पास टोटल 95 वैल्यूज़ है। इसका मतलब है 95 वैल्यूज़ इवनली, 95 वैल्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इधर 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 और इधर। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट दिए हुए हैं, एक तो ये है कि हमें हमारी इन 95 वैल्यूज़ का मीडियन, और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 95 वैल्यूज़ की हमारे पास एवरेज। हम पहले मीडियन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हम इसका मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मैं कोई मीडियन की डेफिनेट वैल्यू गेट कर सकता हूँ? फिर इसमें एबीसी क्या चीज है? ABCD, ए क्या है? बेसिकली सर, जो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। आपके पास क्वांटिटी ए होती है और क्वांटिटी बी होती है। क्वांटिटी, और हमारे पास चार ऑप्शन चॉइस आंसर चॉइसेस होती हैं, ए बी सी डी। ए का मतलब होता है कि मेरे पास जो आंसर है क्वांटिटी ए के अंदर ये बड़ा है। लेट्स से अगर यहाँ पर 15 होता और यहाँ पर 10 होता, तो मैं कहता मेरा आंसर ए है। इसकी वजह यह है कि मेरे पास जो क्वांटिटी ए के अंदर वैल्यू है वो बड़ी है। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा डिफरेंट कर लें, लेट्स से मेरे पास क्वांटिटी ए के अंदर 10 है और क्वांटिटी बी के अंदर 15 है, तो मेरे पास अब आंसर होगा इसका बी। उसकी वजह है जो मेरे पास क्वांटिटी बी है उसके अंदर बड़ी वैल्यू है क्वांटिटी ए से। लेकिन अगर मेरे पास इन दोनों के अंदर सेम वैल्यू हो 10 10, तो मेरे पास आंसर होगा सी। और अगर मेरे पास किसी केस के अंदर ए की वैल्यू बड़ी हो और कुछ केसेस के अंदर बी की वैल्यू बड़ी हो, लेट्स से जैसे यहाँ पर हो सकता है 15 हो जाए और 10 हो जाए, और दूसरा एक कोई और केस निकल आए किसी तरह जहाँ पर हमारे पास ये 10 हो जाए और ये 15 हो जाए, उस केस के अंदर हम लोग आंसर चूज करेंगे डी, कि हमें रिलेशन का नहीं पता। अच्छा, ये इसमें ये 5/5 ये क्या चीज है? 5/5, बी बी में देखें।
मैं एक मिनट, सॉरी, ये जहाँ से मैंने क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिया था ना, उधर मल्टीपल क्वेश्चंस गिवन थे, उनमें से ये एक क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर करें। अच्छा, ओके ओके। इसका आंसर ए नहीं है? ये तो आपने बताना है ना सर। ए, ए आंसर है। आप कह रहे हैं ए है इसका आंसर, देख लेते हैं अब। बेसिकली हमारे पास 95 वैल्यूज गिवन है। क्या मुझे, पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या मुझे मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू का पता लग सकता है कि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मीडियन की? हाँ जी, मालूम हो सकता है। क्या है एग्जैक्ट वैल्यू सर? वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मुझे मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता लग सकता, मुझे ये पता लग सकता है कि मेरा मीडियन इस रेंज के अंदर है। क्योंकि आपको तो नहीं पता कि 6 to 10 के अंदर, 6 और 10 का जो मेरे पास इंटरवल गिवन है, इसके अंदर सारे नंबर 6 हैं, 10 है, कि सारे नंबर्स 8 हैं, मुझे तो नहीं पता। उन्होंने तो बस इंटरवल दे दिया है मुझे कि इस नहीं, इंटरवल के अंदर इतने नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसका एस्टिमेटेड मीडियन निकलेगा, एग्जैक्ट तो नहीं निकलता। एग्जैक्ट नहीं निकल एस्टिमेटेड। सकता। मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता लग सकती है, और हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं। एग्जैक्ट एस्टिमेटेड का मतलब भी ये है कि वो भी एग्जैक्ट के क्लोज ही होगा। नहीं नहीं सर, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना। मुझे अगर नाइट मेरे पास लेट से 10 नंबर हैं एक लिस्ट के अंदर, और मैंने कंपैरिजन करना है मीन और मीडियन का, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, मुझे अप्रोक्सीमेट तो नहीं चाहिए। फर्ज करें नहीं मेरे नहीं पास नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए, पहली बात, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू काफी क्लोज है एग्जैक्ट के, तो अगर देखिए, अगर मीन 10 है और मीडियन 9.5 आ जाता है, तो सॉरी, यहाँ चले 7.51 आ जाता है, तो कंपैरिजन हो सकता है ना। जी जी, तो लेकिन एग्जैक्ट की तब जरूरत पड़ती है कोई, वो बहुत मैं आपको। आपके मैं दो सिनेरियोज रखता हूँ आपके सामने। लेट्स से मेरा मीडियन जो एग्जिस्ट करता है वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर तो कोई वो नहीं है ना, डाउट नहीं है, ऐसा ही है। क्योंकि मेरे पास 95 वैल्यूज़ हैं, मेरा मीडियन जो होगा वो होगा 95 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे पास मीडियन वैल्यू आ जाएगी। कि कौन सी टर्म बनती है मेरे पास मीडियन। 95 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास बनता है 47, 48th टर्म है मेरे पास मीडियन वैल्यू, ऐसा ही है। और 48 हमारे पास आता है इस इंटरवल के अंदर, ये आता है 35, और ये आता है मेरे पास 15। इसका मतलब है मेरे पास जो मीडियन है वो इस इंटरवल के अंदर है। जी ठीक है। अब मेरे पास, मैं आपको दो सिनेरियोज देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो ये 35 वैल्यूज हैं ये सारी 6 हैं। कह जी। सकता हूँ कि नहीं? नहीं, मेरी बात वो असल में मैं बताऊँ, असल में इसका देखें, वो जो वैसे भी यहाँ मैं जो बात करने लगा उसकी यहाँ जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन जो आपने इसको रेज की, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, जो एस्टिमेटेड एग्जैक्ट वैल्यू है, वो भी बताई जा सकती है कि 6 सर और 10 में क्या आप वैल्यू हो। नहीं बता सकते, आप मुझे रेंज बता सकते हैं कि मेरा अरे मीडियन यार, वो इस है ना रेंज। फार्मूला है, इसका फार्मूला है ना एडवांस स्टैटिस्टिक्स में, निकल आता है कि 7 है या 7.5, वो निकल आता है। होता वो भी एस्टिमेटेड ही है, एग्जैक्ट नहीं निकलता। जो लेकिन यहाँ जो बात यहाँ बेसिक पर, बेसिक जी लेवल जी की आप, स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम इंटरवल बता। ठीक है। तो सर हमारे पास जहाँ तक जीआरई की हद तक वो ये क्वेश्चन है ना, उसके अंदर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ नहीं जा सकते। दूसरी बात जो आप एडवांस स्टेटिस्टिक्स की कर रहे हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो मेरे बता रहा पास, हूँ निकल आता है, तो फिर आप कमेंट। अच्छा, मैं लेकिन यहाँ पर ना उसकी जरूरत नहीं है एडवांस की ना। मैं अब चूंकि आपने पूछा था तो मैंने आपके लिए बताया कि तो एग्जैक्ट एस्टिमेटेड होगा, लेकिन वो भी एस्टिमेटेड होगा, निकल आता है, लेकिन यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर निकलेगा तो बस हमें यहाँ पर इंटरवल बताना है, जो आपने ठीक बताया कि 6 और 10 के बीच में। एग्जैक्टली हम एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते मीडियन की। जी जी। अब मेरा सवाल है, क्या हम एवरेज की एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीआरई? वो भी एस्टिमेटेड होगा। वो भी एस्टिमेटेड होगा, उसके अंदर क्या हम एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्ट क्लोज्ड होगा, वो भी क्लोज्ड होगा, लेकिन वो एस्टिमेटेड होगा लेकिन एग्जैक्ट। देखें, मेरे पास अगर 10% का मार्जिन आ जाए, वो क्लोज तो नहीं ना होगा। वो तो हम फिर लोग, तो मीडियम के लिए हाँ, होता है, लेकिन बट एनीवे, लेकिन हाँ, वो आप जो आप बात करें मेरे ख्याल में वो इस तरह से कि हाँ निकाल सकते हैं। हम लोग एवरेज की भी इंटरवल दे सकते हैं कि हमारे पास एवरेज किस इंटरवल में आएगी। हम लोग ये नहीं बता सकते कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, हम इंटरवल दे सकते हैं कि इस इंटरवल के दरमियान कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती है। उसकी रीजन आपने ये वो उन्होंने, फार्मूला जी, नहीं पढ़ा, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये फार्मूला है इसके लिए।
आपको पता है कि इसके अंदर पहले इंटरवल के अंदर सारी वैल्यूज क्या है? मेरे पास पहले इंटरवल के अंदर सारी वैल्यूज क्या वन है? किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है? हो सकता है मेरे पास जो पहले इंटरवल के अंदर 15 वैल्यूज आ रही है, 15 की 15 वन हो सकता है मेरे पास, हो सकता है एक पाँच हो मेरे साथ, आधी पाँच हो आधी एक हो। आपको नहीं कैसे तभी पता तो, लगेगा? नहीं एक्चुअल में तभी तो वर्ड एस्टिमेटेड बोला जा रहा है ना। तो लेकिन वर्ड अब मेरा एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड ये- क्या मतलब है? तो एस्टिमेटेड वैल्यू सर आप मुझे एक रेंज के अंदर दे सकते हैं, आप मुझे क्लोजली नहीं बता सकते कि मेरे नहीं पास नहीं, मीन तो क्या होता होगा। उसका होता क्यों आप, उसका करते क्या है, इस इंटरवल की लेते हैं एवरेज, 1 to 5 है ना इंटरवल, इसकी एवरेज ले लेंगे, कितने 2.5 आएगी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी की जो कि 15 है। चले चले हम यहाँ पर कर लेते हैं। लेट्स से हाँ, मेरे पास पहले इंटरवल के अंदर सारी वैल्यूज हैं वन, मेरे पास सम क्या हो जाएगा 15। नहीं नहीं, एवरेज नहीं लेंगे नहीं ना नहीं, लेट्स से मेरे पास विद 15 पॉइंट बनता में। है। 15 हाँ ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा? 15। मेरे पास एवरेज आ गई वन की। अब मैं कहता हूँ मेरे पास सारी वैल्यूज पाँच है, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 15, मेरी एवरेज आ गई पाँच। अब आप कह रहे हैं कि मैं 2.5 के अंदर ले लूँ, लेट्स से मेरी सारी वैल्यूज है, एवरेज ले लेता हूँ मैं इनकी 2.5, ठीक। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 15। नहीं नहीं, आप ये करें ना, 2.5 into 15 करें ना। ठीक है। 2.5 इंटू 15 ठीक है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 15। आप पहले मेरे सम पास निकाल, सम निकालेंगे फिर डिवाइड बाय समेशन एफ लिखेंगे। बट एनीवे वो फार्मूला यहाँ सूट नहीं करता क्योंकि वजह है कि इसका टाइम नहीं शॉर्ट है नहीं ना। जी, तो यहाँ पर हमारे पास फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक एवरेज वैल्यू दे रहे हैं विद इन इंटरवल मुझे ओवरऑल। अगर मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूँ, आप विद इन द इंटरवल बात करें कि हमारे पास एवरेज क्या होगी, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मेरे पास पूरी जो डेटा गिवन है इसके अंदर एवरेज क्या होगी। अच्छा इसका आंसर मेरे ख्याल में ए है। आप इसको जब एंड में हम आएंगे तो फिर आप अभी हाँ ठीक ठीक है, सही एक्सप्लेन है, कर। ठीक है। अच्छा, जो हमारी बात हो रही थी, क्या हम मीडियन वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू मीडियन की हम डिटरमिन नहीं कर सकते। हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे पास मीडियन किस इंटरवल में आएगा। और हमारे पास जो मीडियन का इंटरवल है, क्योंकि हमारे पास मीडियन वैल्यू 45th बनती है आई बिलीव, 45 डिवाइडेड बाई टू, 48 सॉरी, हमारे पास जो एग्जैक्ट मीडियन वैल्यू है वो है 48। तो मुझे पता है कि मेरे पास पहले इंटरवल के अंदर हैं 15 वैल्यूज। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखूं तो सेकंड इंटरवल के अंदर मेरे पास बन जाती हैं 50, अराउंड 35 प्लस 50 वैल्यूज। इसका मतलब है मेरे पास, और ये 50 मैंने ऐसे लिखा है कि 15 यहाँ पे हैं और 35 यहाँ पर है, 15 और 35 50। इसका मतलब है मेरे पास 48th वैल्यू जो है मेरे पास इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो मेरे पास जो मीडियन की रेंज आ गई है कि मेरे पास मीडियन किस रेंज में हो सकता है मेरे पास इस इंटरवल के अंदर सारी वैल्यूज 10 हो, या हो सकता है इस इंटरवल के अंदर मेरे पास सारी वैल्यूज 6 हो, मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पास जो मीडियन की इंटरवल है ना, मीडियन इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। क्या मैं एवरेज के बारे में कुछ बता सकता हूँ कि मेरी एवरेज कहाँ पर होगी? मैं एवरेज के बारे में भी एग्जैक्टली श्योर नहीं हो सकता कि मेरी एवरेज किधर होगी। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी एवरेज किस इंटरवल के अंदर आएगी। और वो इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास, हम जैसे हमने मीडियन के अंदर कहा है कि हमारे पास एक लोअर बाउंड होगी और एक अपर बाउंड होगी। अगर मैंने अपनी एवरेज को मिनिमाइज करना है कि सबसे कम वैल्यू के ऊपर चले जाए मेरी एवरेज, तो उसका हल क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि हम लोग सारी वैल्यू को हम लोग लोवेस्ट एज्यूम कर लेंगे। कि लेट्स से पहले इंटरवल के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो वन है, सेकंड इंटरवल के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो सिक्स है, थर्ड के अंदर 11 है। इसी तरह हम लोग लोवेस्ट वैल्यूज को एज्यूम करके इनकी वेटेड एवरेज ले लेंगे और हमारे पास लोवेस्ट एवरेज आ जाएगी, जो लोवेस्ट एवरेज पॉसिबल हो सकती है। अगर हम इसकी सबसे कम एवरेज निकालें, जो इस केस में निकलेगी 1 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 10, 15 सॉरी, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 12 अराउंड, और 21 मल्टीप्लाई बाय आई बिलीव 6, प्लस 31 मल्टीप्लाई बाय 2 आई बिलीव, डिवाइडेड बाय मेरे पास जितनी टोटल वैल्यूज है 95। तो ये जब मुझे एवरेज देगी ना, ये भी मुझे एक एवरेज का लोअर बाउंड दे देगी कि मेरे पास जो एवरेज आ सकती है मेरे इसकी, वो इसकी लोअर बाउंड होगी।
अगर इसी तरह मैंने अपर बाउंड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा कि मैं एवरेज ये जो वैल्यूज है इनकी मैक्सिमम वैल्यू अज्यूम कर लूंगा कि हर इंटरवल के अंदर मेरे पास जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी 5 हैं। इस इंटरवल के अंदर मैं अज्यूम कर लूंगा मेरे पास जितनी वैल्यूज हैं वो 10 हैं, इस तरह 15, 20, 25। अगर मैं उस तरह भी एवरेज निकालूंगा तो मेरे पास एवरेज का इंटरवल निकल आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी जो एवरेज की मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हमेशा 10 से बड़ी होगी। लेट्स से 10.9 इस तरह कुछ आएगी। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा ए। जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास तकरीबन पहले सेक्शन के अंदर मैडम, हमजा सॉरी, पहले सेक्शन के अंदर हमारे पास होते हैं 21 मिनट। तो 21 मिनट को अगर आप डिवाइड करें इवनली 12 क्वेश्चंस के ऊपर तो तकरीबन 1.5 1 मिनट आता है पर क्वेश्चन। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप जल्दी सॉल्व कर लेते हैं तो जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपके पास फिर ज़्यादा टाइम बच जाता है। लेकिन अगर आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टाइम को तो तकरीबन 1 मिनट होगा, 1.5 मिनट होगा आपके पास पर क्वेश्चन। जी कायदा आपका कोई क्वेश्चन था? सर ये क्वांटिटी है, हम किस तरह कर लेंगे मार के? हमारे पास एक क्वांटिटी आ गया, लोअर बाउंड और अपर बाउंड की समझ आ गई, लेकिन कब किस सिचुएशन में हमारे पास क्वांटिटी है बड़ी होगी? जो हमें गिवन डेटा है ना इसके अंदर हर केस में क्वांटिटी ए बड़ी होगी। मैंने एवरेज इसलिए निकालना नहीं चाह रहा था कि वो काफ़ी कम्बरसम हो जाएगा, लेकिन हम निकाल लेते हैं चलें। मैं यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखें। मैंने अपने मीडियन को सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया है कि मेरी मीडियन को मैंने कहा है कि मेरी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मीडियन है। मीडियन मेरे पास था इस रेंज के अंदर 10 to 6 के दरमियान। मैं कहता हूँ मेरा मीडियन मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है। जितना पॉसिबल हो सकता है ना मेरा मीडियन उतना एक्सट्रीम पे है। और मैं अपनी एवरेज की मिनिमम वैल्यू ले लेता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर मेरी एवरेज की जब मैंने मिनिमम वैल्यू ली है अगर वो फिर भी मेरे मीडियन से बड़ा है तो इसका मतलब है मेरी एवरेज हर केस में मेरे मीडियन से बड़ी होगी। ये पॉइंट क्लियर था आपको? सर स्टिल कंफ्यूज, समझ नहीं आ, आया। हम एवरेज निकाल लें आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, एवरेज तो मुझे पता चल गया कि हम एक लोअर बाउंड निकाल लेंगे और अपर बाउंड निकाल लेंगे। जो एवरेज होगी वो हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड के दरमियान दरमियान लाया करेगा। लेकिन ये क्वांटिटी एक ही समझने की, उस टाइम हम किस तरह डिसाइड करेंगे क्वांटिटी हमारे पास बड़ी है? अच्छा, उस केस में आप किस तरह डिसाइड करेंगे क्वांटिटी ए बड़ी है क्वांटिटी बी बड़ी है? मैं ये कहता हूँ कायद, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैंने ना अपनी मीडियन को सबसे ज़्यादा बढ़ाना है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास मीडियन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर इस जो 6 और 10 की बाउंड की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मीडियन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर 10 हो सकती है। मीडियन को मैं 10 ले लेता हूँ। और मैं कहता हूँ मैंने अपनी एवरेज को ना सबसे छोटा लेना है। मैं अपनी सब। एवरेज की मिनिमम वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ। मैं मिनिमम वैल्यू कैसे लूंगा अपनी एवरेज की? सर अगर हम 1 और 5 इंटरवल की बात कर ले तो वो 1 आएगी। हाँ, आपने ना सारी वैल्यू लेनी है कि आप ये अज्यूम कर लोगे कि पहले इंटरवल के अंदर जितनी वैल्यूज है ना सारी 1 है। सेकंड इंटरवल के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो 6 हैं। थर्ड इंटरवल के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो 11 है। क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ एवरेज को मिनिमाइज करने के लिए इसलिए मैं छोटी वैल्यूज ले रहा हूँ। लेकिन मेरी एवरेज जो होगी वो एग्जैक्टली इन इसके बराबर नहीं होगी। ये मुझे काम करके जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसका मुझे फायदा ही होगा कि मुझे पता लग जाएगा कि मेरी जो मीन है वो मैक्सिमम कितना छोटा हो सकता है। ये मुझे बता देगा इस मेरा मीन इससे छोटा नहीं हो सकता है। लेट्स से मेरे पास कोई एक्स वैल्यू आई है। ये काम करके मुझे ये फॉर श्योर पता लग जाएगा कि मेरा मीन एक्स से तो बड़ा ही होगा, हमेशा ये एक्स के बराबर ही होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। और फिर अगर मैं देखता हूँ जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई है उसको मैं कंपेयर करता हूँ अपने मीन से, अपने मीडियन से, कि अगर मैंने जब अपने मीन को सबसे छोटा कर दिया है अगर वो फिर भी मेरे मीडियन से बड़ा है तो इसका मतलब है मेरा मीन हर केस के अंदर मेरे मीडियन से बड़ा होगा। ये पॉइंट क्लियर था कि अभी भी अनक्लियर है? सर अनक्लियर है। हम इसकी वो निकाल लेते हैं, मिनिमम जो बाउंड है ना हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 1। 1 × 15 प्लस 6 × 35। आप ये साथ साथ कैलकुलेशन करके मुझे बता सकते हो एट द एंड ताकि उसमें टाइम वेस्ट ना हो। 11 × 15, 16 × लेट्स से अराउंड 13 शायद, प्लस 21 × 10 प्लस 26 × 5।
प्लस 31 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 95। किसी ने इसको कैलकुलेट किया है, किसका आंसर क्या है इस सारी चीज़ का? जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है? सर मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, लेकिन उसमें एक एक डिजिट हो रहा है, मतलब 1 × 15 कर ले। 1147। जी क्या आ रहा है? 1147। 1147। मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ जरगाम। 1147। अगर मैं 1147 को डिवाइड करता हूँ 95 से, तो 12। मेरे पास आता है 12.05। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कोई गलती हुई है, क्योंकि इसकी एवरेज जो बनती है ना मिनिमम केस के अंदर, वो अराउंड 10 पॉइंट समथिंग बनती है। मैंने कैलकुलेट की थी अपने एंड पे। 15 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 35। मेरे पास इसका सम बन मेरे पास इसका सम बन रहा है 1031। और डिवाइड करता हूँ ना जब मैं इसको 95 से। 16, 21 मल्टीप्लाई बाय 6। सर आपने ये 10 लिखा हो या 16 है 21 के साथ ये? ये 10 है, यहाँ से देखना, ये इंटरवल है। तो ये मैंने 16 पुट किया था अभी। ठीक है, मेरे पास आ गया था ये 1031। थैंक यू जरगाम। जब मैं इसको 95 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एवरेज आती है तकरीबन 10.8। अब मेरा आपसे सवाल है, ये 10.8 मुझे क्या बता रहा है? ये शायद ये इसकी ये इसकी मिनिमम बाउंड है एवरेज की। ये इसकी ये इसकी मिनिमम बाउंड है। अगर मेरी एक चीज की मिनिमम बाउंड मेरे दूसरी चीज की मैक्सिमम बाउंड से बड़ी है, तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास मे- एवरेज इसकी मेट बड़ी है। हमेशा बड़ी होगी। ये तो हमने अज्यूम किया ना कि हमने एवरेज मिनिमम केस लिया है, कि हमारे पास हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया सारी वैल्यूज 1 1 1 है, यहाँ पर अज्यूम कर लिया सारी वैल्यूज 6 6 6 है, यहाँ पर 11 11 है। लेकिन फिर भी मेरी एवरेज मेरे मीडियन से बड़ी है। तो इसका मतलब है हर केस के अंदर जो मर्जी हो जाए, मेरे पास मेरी एवरेज मेरे मीडियन से बड़ी होगी। ओके सर, क्लियर हो गया। इस पॉइंट से क्लियर हो क्लियर गया? हो गया। जी सर, थैंक यू। तो ठीक है। इसलिए इसमें हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो होगी वो बड़ी होगी। अर्थमेटिक 95 मीन में। हम बड़ी होगी, एग्जैक्टली exactly। अच्छा, ये था हमारे पास इसका नॉर्मल मेथड सॉल्व करने का। लेकिन इसका एक और तरीका भी होता है जो जीआरई के ऊपर मोस्टली यूज करते हैं लोग, क्योंकि ये इतनी वैल्यूज को हैंडल करना बड़ा कम्बरसम सी चीज़ है। तो इसके लिए जो बेसिकली कहा जाता है वो ये होता है कि जब भी आप इस तरह की एक स्क्यूड एग्जाम वो देखें ना चार्ट, तो आप मीडियन का इंटरवल तो आप फौरन बता सकते हैं कि मीडियन आपके पास कहाँ कहाँ पे होगा। लेकिन जो आपकी एवरेज होगी ना, वो आपकी एवरेज हमेशा इस पोर्शन में लाई कर रही होगी। जो आपकी एवरेज है वो हमेशा उसकी टेल के अंदर आ रही होगी। जो आपका मीन मीडियन है वो तो आप डिटरमिन कर लेंगे कि आपके पास कहाँ पर जाके मिडल पॉइंट बन रहा है डेटा का। लेकिन जो एवरेज है आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। आप हमेशा ये बता सकते हैं कि आपकी जो एवरेज होगी वो हमेशा टेल के अंदर होगी, अगर आप वो सारी कैलकुलेशंस नहीं करना चाह रहे जो हमने थोड़ी देर पहले की है। तो इस केस के अंदर भी आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो एवरेज होगी वो हमेशा टेल के अंदर होगी, और मेरे पास मीडियन यहाँ पर है, तो इसका मतलब है मेरी एवरेज बड़ी होगी। लॉजिकली इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। इसी का मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर, फिर उसका आप मुझे बताना क्या आंसर हो सकता है। लेट्स से मेरे पास डेटा इस तरह दिया हुआ है, और ये और ये। अब यहाँ पर मेरे पास एवरेज कहाँ पे आनी चाहिए? सर अब हमारे पास लेफ्ट वाली साइड पे मीन आनी चाहिए, टेल वाली साइड पे, और मोड जो होगा यहाँ सॉरी। पर हमारे पास जी जी, मीन यहाँ पे आएगी और मीडियन हमारे पास। जी जी जी। तो यहाँ पे मीडियन बड़ी होगी इस केस में। मीडियन इस केस में बड़ी हो जाएगी। और आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, जीआरई आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जो इम्पॉसिबल है 1 मिनट में सॉल्व करने का। वो उसने क्वेश्चंस को बनाया होता है, लेकिन उसके अंदर उसने बैकडोर्स रखे होते हैं। अगर हमें जैसे इसके इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर उसने बैकडोर रखा होता है कि जो हमारी एवरेज है वो इस पार्ट में लाई करेगी हमेशा। हो सकता था कि जीआरई कोई ऐसा क्वेश्चन बनाए जिसके अंदर हमारे पास मीन और हमें कोई डेफिनेट वो इंटरवल ना पता लग रहा होता कि कहाँ पे होता।
लेकिन वो क्वेश्चन सही ना हो तो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमने लॉन्ग मेथड से किया था, ये 1 मिनट में होने वाला या 1.5 मिनट में होने वाला नहीं है। तो इसका जो शॉर्टकट तरीका होता है वो यही होता है कि आपने ये डिटरमिन करना होता है सर कि एक आपकी। बात मुझे सरकार ने दोबारा बता दीजिएगा सर, आपने जो लोअर बाउंड निकाली थी हमें 10.5, ये 10 पॉइंट समथिंग, तो फिर उसके साथ क्वांटिटी ए को कैसे हमने वो किया था कि ये वाला क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन ए क्वांटिटी ए ठीक है, ये बड़ी है। ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ जरगाम के 10.9 क्या बताता है मुझे? सर ये इसका लीस्ट बाउंड जो है वो बताता है। लीस्ट बाउंड का मतलब क्या है? मतलब इससे छोटी 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 वैल्यू, इससे मजीद छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब है मेरी एवरेज एट मिनिमम ये हो सकती है, इससे छोटी नहीं हो सकती। ऐसा ही है। जी। और अगर मैं मीडियन की बात करता हूँ, मेरा मीडियन क्या होगा? इंटरवल की बात करते हैं। मेरा मीडियन इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है। मेरे मीडियन की सबसे ज्यादा छोटी होगा वैल्यू, फिर। जी मेरे 40। मीडियन की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 6। मेरे मीडियन की सबसे वैल्यू छोटी वैल्यू है 6। सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है मीडियन की? अगर इसको उसके लिहाज से देखें तो ये 48 आपने निकाली थी, अदरवाइज यहाँ पे तो 35 बनती है। नहीं नहीं, मीडियन की वैल्यू 45th वैल्यू है, 45th वैल्यू है। 45 उसका आंसर नहीं है, 45th वैल्यू है। नहीं समझ आई? सही, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया कि आपने क्या। अच्छा ठीक है। हम ना यहाँ पर लेट्स से 10 वैल्यूज लिखते हैं। हम इसको ना ज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये 5 है, ये 1 है। अगर मैंने इसको अपनी लिस्ट बनाना है, बेसिकली उन्होंने हम ये जो हमारे पास ग्राफ बनता है, ये डेटा से ही बनता है, लिस्ट वाले डेटा से ही बनता है। जैसे यहाँ पर फर्ज करें हम ना एक ग्राफ बनाते हैं खुद, फिर मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। लेट्स से मेरे पास ये कुछ वैल्यूज गिवन है, यहाँ पर हम रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं। 1 1 5 5 5 6 7 8 10 11 12 13। मैं कहता हूँ कि मैंने ना 3 इंटरवल्स में इसको डिवाइड करना है। पहला इंटरवल होगा 1 to 5, दूसरा इंटरवल होगा मेरे पास 5 to 8, तीसरा इंटरवल मेरे पास होगा 9 to 13। मैंने इसके ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, ये उनकी एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ग्राफ होगा। 1 to 5 के दरम्यान में मेरे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 2 4, 1 2 3 4 5। मेरे पास ये वन सर से मैं समझ फाइव गया हूँ, कह रहे हैं कि वो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, एक्चुअल वो वैल्यू नहीं है वो। वो नंबर ऑफ वैल्यूज है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 6 और 10 के दरमियान में हो जी सकती है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मेरे पास मीडियन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती 10। है? 10 हो सकती है। देखो मेरे पास मीडियन जो मर्जी ले लूं मैं, वो मीन मेरी एवरेज से हमेशा छोटा है, चाहे मैं जी एवरेज मिनिमम कर लूं। ठीक है तो सर। मेरे पास आंसर क्या होगा? सर अब मुझे ये बता दें सर, क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी क्या शो करती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि मैं बता ए देता हूँ। छोटा है या बी बड़ा है। अच्छा, ए का मतलब होता है ए बड़ा है, बी का मतलब होता है बी बड़ा है, सी का मतलब होता है दोनों बराबर हैं, और डी का मतलब होता है कि हमें हमें नहीं पता, रिलेशन नहीं हम फाइंड आउट कर पाए। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर ए होगा, एग्जैक्टली exactly। किसी को और को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो हम इस पर दोबारा रुक जाते हैं, वरना हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ये एक और मेरे पास एवरेजेस से रिलेटेड है। मैं एवरेजेस पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि जीआरई के अंदर हमारे पास इसको काफ़ी टेस्ट किया जाता है, एवरेज मीन मीडियन और मोड वगैरह को। इसलिए मेरा इस पे ज़्यादा फोकस है थोड़ा सा। तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, ये जल्दी से करना है अपने।
सर इसमें क्या 4 इंटीजर एज्यूम करेंगे पहले? हम्म, उन्होंने हमें मैक्सिमम वैल्यू बता दी है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली आपने नंबर गेसिंग नहीं करनी, फंस जाएंगे। एटलीस्ट एक इक्वेशन ड्राइव कर लें, जितनी हमारे पास इनिशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उन सारों को सेटिस्फाई करती हो वो इक्वेशन। उसके बाद हम उसकी तरफ आएंगे कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या होती है। चलें इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी ने इसको सॉल्व किया है तो चैट बॉक्स में बता दे उसका क्या आंसर है। चलें, उन्होंने कहा है कि हमारे पास चार नंबर हैं, एवरेज ऑफ फोर डिफरेंट इंटीजर्स। ये बड़ा अहम है, डिफरेंट इंटीजर्स। हम ये नहीं एज्यूम कर सकते सारे इंटीजर्स सेम है। इस 75, और उन्होंने हमें लार्जेस्ट इंटीजर की वैल्यू दे दी है। और वो हमसे कहते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है ना, उनमें से एक इंटीजर जो सबसे छोटा है उसकी क्या वैल्यू हो सकती है मिनिमम। मैं इसका बता देता हूँ पहले कि कौन से लेवल का क्वेश्चन है। ये लेवल 5 क्वेश्चन है जीआरई का। अगर किसी को इसमें थोड़ी डिफिकल्टी भी हुई है तो नो वरीज, क्योंकि थोड़ा टफ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हम इसको डिस्कस करेंगे अभी दोबारा। लेट्स से उन्होंने कहा कि हमारे पास चार नंबर हैं, A B C D। जब मैं इन चारों की एवरेज लेता हूं तो मेरे पास बनती है 75। और इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो 90 है। लेट्स से मैं कहता हूँ 90 जो है ये मेरा सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब हुआ A+B+C+90 मैं 4 को इस साइड पर ले जाऊं तो ये मेरे पास बन जाता है 300। और फिर जब इसको सॉल्व करता हूँ A+B+C इज इक्वल टू, इस साइड पर लेकर गया ये -90, तो ये बन गया 210। मेरे पास तीन जो मेरे इंटीजर्स हैं उनका सम है 210। अब यहां पर मेरा सवाल है आपसे, अगर मैं चाहता हूं, लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरा जो ए है ये मेरी लीस्ट वैल्यू है, ये मेरे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर है। अपने स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालने के लिए बाकी दोनों इंटीजर के साथ क्या करूंगा। उसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे सर। नहीं नहीं, अब बेशक मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, लेकिन मुझे उनकी वैल्यूज तो नहीं ना पता लग सकती, कि लग सकती हैं पता, क्योंकि मेरे नहीं पास तो एक एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल्स हैं, मुझे नहीं पता लग सकती। लेकिन उन्होंने मुझसे सवाल में ये नहीं पूछा हुआ कि आपने मुझे A B C तीनों की वैल्यू बतानी है। उन्होंने कहा हुआ है कि आपने मुझे जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है ना सबसे स्मॉल एलिमेंट की वो बतानी है। और मैं कहता हूँ कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो A है ये मेरे लीस्ट, मेरा सबसे छोटा नंबर है। अब मैंने A की वैल्यू बतानी है। अगर मैंने A को छोटा करना है तो मुझे B और C को क्या करना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। मैं कितना बढ़ा सकता हूँ, मैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के ले सकता हूँ C की। सर यहाँ पे तो ये हम नहीं कह सकते कि कितना। 90 से 89 कम, सर। 90 से कम होगी जी सर, 90 से कम होगी। 90 से कम हो गई, लेकिन मेरे पास इंटीजर्स हैं। 90 से कम छोटा कौन सा इंटीजर होता है। सर 89, एटी सॉरी नाइन 6, 89 होता है। 89। और अब 89 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है। 88। 88। ये 88 और 89 में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा कि मेरे पास चारों इंटीजर्स डिफरेंट हैं। अगर यहाँ पर वो मुझे डिफरेंट की कंडीशन ना देते तो फिर मैं कौन सा इंटीजर लेता। सर सेम लेते हैं। फिर मैं 90 लेता, फिर मैं कहता कि मेरे जो तीनों नंबर्स हैं वो मैक्सिमम है, 90 है, 90 है, 90 है। फिर मैं ये ले लेता। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरे चारों इंटीजर्स डिफरेंट हैं, तो मैं क्या करता हूँ, 90 तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक नंबर 90 है। तो मैं उससे छोटा जो नंबर है उसको 89 ले लेता हूँ, जो उससे छोटा नंबर है उसको 88 ले लेता हूँ। इस तरह जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ए की वैल्यू 33 हो सकती है। ए की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 33 हो सकती है। ए कुड बी एनीथिंग, लेकिन उन्होंने, हम इंटरेस्टेड है स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, तो हमारे पास इसका आंसर 33 है। ये क्लियर था। जी सर। और सर अगर हम 33, 88 और 89 की एवरेज ले ले तो 210 आएगी। नहीं, डिवाइडेड बाय 3 भी तो करना है। जी ये जी तो इन तीनों का डिवाइडेड सम बाई। होगा ना। नहीं नहीं, डिवाइड जी नहीं जी। हुआ हुआ। डिवाइड बाय 3 करेंगे फिर इक्वल होगी इनकी एवरेज। अच्छा। अच्छा, ये तो हमारे पास से सिंपल, हमें हमारे पास स्टेटमेंट्स दी होती थी। है। अब हमारे पास ये भी हो सकता है कि जीआरई हमें टेबल फॉर्मेट में डेटा दे दे। अच्छा, सबसे पहले मेरा एक सवाल ये है
कि हमारे पास इसमें डेटा कॉलम कौन सा है और फ्रीक्वेंसी कॉलम कौन सा है। तो डेटा सर कॉलम राइट क्या साइड वाला जो है वो स्टूडेंट है फ्रीक्वेंसी वो कॉलम फ्रीक्वेंसी है। के। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला, जी। ये हमारे पास हो गया फ्रीक्वेंसी। और डेटा कॉलम कौन सा है? यार इसको। जीआरई स्कोर। अच्छा, आपने करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपने मुझे ना इस डेटा से मीन, मीडियन और मोड निकाल कर देना है। मेरा मीन, मीडियन और मोड क्या होगा? सर मोड हमारे पास 320 है क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। मोड की वैल्यू क्या है? 320 थ्री बस। ट्वेंटी ठीक है। और मीन और मीडियन क्या है? जी, मीन क्या है इसका? हम कैलकुलेट इसको डिस्कस करते हैं जाइफ इसके बाद। सर थ्री पॉइंट पहले फाइव है सर मीडियन। मैं चाह रहा था कि सारों को ना एटलीस्ट इक्वल मौका मिले। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मीडियन की? जरगाम आप कुछ बता रहे थे। अगर फ्रीक्वेंसी, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखा जाए तो वहाँ पे 3.5 है। नहीं नहीं, मीडियन देखें, इसीलिए ये मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा था। आपने कहा इसका मीडियन है 3.5, ऐसा ही है? ऐसे ही जरगाम? जी सर जी। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब है मेरा हंच सही था, सिर्फ मैं ही नहीं फंसता इन चीज़ों के ऊपर, सारे फंस जाते हैं। सर एहतशाम, आप भी गलत हुए इस दफ़ा। इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने मीन की वैल्यू दी है कि मीडियन दी है, पहले ये बताएं। अच्छा मीन, सॉरी सॉरी सॉरी, मीन मैंने देखा नहीं आपका। अच्छा, मीडियन क्या होगा? हम जब तक मीन निकालते हैं, बाकी जब तक मीडियन ट्राई करें। अच्छा, मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज याद है जो हमने डिस्कस की थी? वेटेड एवरेज के अंदर ये होता है कि जाइफ आपके लिए हम वेटेड एवरेज को एक बार दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली आपको याद होगा यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप सेमेस्टर के एंड के ऊपर आपकी कैलकुलेशन बनती थी, तो आपके डेटा की डिवीजन कुछ इस तरह होती थी कि 30% क्विजेज होंगे, 20% हमारे पास असाइनमेंट्स होंगी, 40% लेट्स से हमारे पास फाइनल होगा, और 30% ही मेरे पास एनुअल होगा, ओ मिड टर्म होगा। तो उन सारों की बेस के ऊपर आपकी टोटल ग्रेड कैलकुलेट होता था। इसी तरह हमारे पास ना, इसको कहते हैं हम वेटेड एवरेज, कि हमारे पास ये चीज़ डिटरमिन करती है कि इस चीज़ का वेट कितना है हमारे पास ओवरऑल एवरेज के अंदर। इसी तरह हमारे पास ने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये वेट्स है, कि मेरे पास 315 का वेट क्या है, 306 का वेट क्या है, 300 का वेट क्या है, 320 का वेट क्या है। तो हम इसकी बेस के ऊपर ना इसकी वेटेड एवरेज ले लेते हैं। जब हम इसकी वेटेड एवरेज लेते हैं, तो अभी हम इसको फॉर्मूला से भी लिखते हैं। जब हम इसकी वेटेड एवरेज लेंगे तो ये लिखेगा 315 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि इसका वेट 4 है, प्लस 306 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाय 3, प्लस 320 मल्टीप्लाइड बाय 6, डिवाइडेड बाय 4 5 6 7 8 9 और 15 आई बिलीव। हाँ, तो ये मुझे दे देगा इसकी ओवरऑल एवरेज क्या बनती है इन सारों को लेकर। ये आपको क्लियर है जैफ? कैसे हम इसकी इसका मीन निकालेंगे? क्लियर सर। अच्छा सर इख्तिशाम, ये जो आपने आंसर दिया है 312, ये मीन है, मीडियन है, मोड है, क्या है? अच्छा, वेटेड एवरेज है ये। मैं मीडियन में इंटरेस्टेड हूँ असल में। मीडियन को किसी ने सॉल्व किया है? जी, सर एहतशाम, कायद। वेटेड एवरेज और मीन
बेसिकली हमारे पास जो मीन होता है ना, ये हमारे पास जो सॉरी, हमारे पास जो मीन होता है ना, डिटरमिन कर ये डिपेंड करता है कि हमारे पास एवरेज किस टाइप की है। अगर मेरे पास सारी चीज़ों की इक्वल वेटेज है ना, मेरा मीन और मेरा वेटेड एवरेज सेम ही होता है। लेकिन अगर मेरे पास चीज़ों की वेटेज जो है वो डिफरेंट है, तो मेरे पास वेटेड एवरेज डिफरेंट होती है मेरे मीन से। और वेटेड एवरेज मीन का नाम, वेटेड एवरेज बेसिकली इसमें ना आप वेट्स ले आते हैं। और जो आपका नॉर्मल आपका मीन होता है ना, वो भी बेसिकली आपका वेटेड एवरेज से ही कैलकुलेट होता है। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर क्लियर होगा। लेट्स से मेरे पास ये नंबर्स हैं 1 2 3 4। जब हमने इसका मीन लेना है तो हम क्या करेंगे, इन सारों को सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल के ऊपर, ऐसा ही है। लेकिन इसको करने का एक और तरीका भी है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास सारों की जो वेटेज है वो इक्वल है। मैं कहता हूँ ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। मैं इनको भी मल्टीप्लाई करके अपनी एवरेज निकाल सकता हूँ। वो इस तरह निकलेगी, 1 × 1/4 +2 × 1/4 +3 × 1/4 +4 × 1/4। तो इससे क्या होगा, अगर मैं 1/4 कॉमन ले लूँ, तो 1/4 मेरे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा 4, और ऊपर दोबारा वही चीज़ बन जाए जो हमारे पास नॉर्मल एवरेज होती है। तो बेसिकली जो आपका नॉर्मल एवरेज है ना, ये आपकी वेटेड एवरेज का ही एक केस बनता है। ये क्लियर है आपको जाइफ? अच्छा, सर एहतशाम कह रहे हैं कि हमारे पास जो मीडियन है इसका, वो है 306 से 315 के दरमियान। नहीं लेकिन सर हमारे पास तो ओड वैल्यूज हैं, हमारे पास तो एक डेफिनेट आंसर होना चाहिए ना। वो तो इवन के केस के अंदर हो सकता है ना, हम नहीं बता सकते। लेकिन इस केस के अंदर तो हमारे पास इंटरवल नहीं है, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज क्या, इस एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका? चले हम मीडियन डिस्कस करते हैं, इसका मीडियन कैलकुलेट कैसे करना है। जो सबसे अहम चीज़ है ना, जो मेरे माइंड से भी काफ़ी दफ़ा स्किप होती है, जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन लिखा है, कि मीडियन हमारे पास हमेशा सॉर्टेड डेटा के ऊपर निकलता है। सबसे पहले काम हमने क्या करना है, हमने डेटा को सॉर्ट करना है। अब डेटा को सॉर्ट किसके ऊपर करना है, सवाल ये है। सर वैल्यूज डेटा पर। डेटा को हमने सॉर्ट करना है वैल्यूज के ऊपर, डेटा कॉलम के ऊपर। अब डेटा कॉलम के ऊपर जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास ये 300 ऊपर जाएगा, 303। फिर आ जाएगा हमारे पास 306। फिर आएगा हमारे पास 315। फिर आएगा हमारे पास 326। अब हम इसका मीडियन निकाल सकते हैं कि हमारे पास मीडियन की कौन सी वैल्यू होगी। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल सम कितना बनता है। ये बनती है तकरीबन 15 आइटम्स। इसका मतलब है मेरे पास सेवन्थ, जो एट्थ वैल्यू होगी वो मेरा मीडियन है, ऐसा ही है। तो हमारे पास एट्थ वैल्यू कहाँ पर बनती है? और यहाँ पर ना, आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए आप यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल भी बना लिया करें, ताकि फ़ौरन आपको पता लग जाए कि कहाँ पर आपका लाई करता है एट्थ वैल्यू। ये 3 है, ये 5 है, ये है 9, ये है 15। इसका मतलब है कि आपकी जो एट्थ वैल्यू है वो इधर आएगी। इसका मतलब है आपका जो मीडियन है वो 315 है। ये क्लियर है? सर ये तो एट्थ वैल्यू है, तो ये हमारे पास 315 एग्जैक्टली एट्थ वैल्यू आएगी। एग्जैक्टली एट वैल्यू आएगी। इसकी रीजन है ना, इन्होंने यहाँ पर हमें इंटरवल नहीं दिया हुआ, यहाँ पर हमें उन्होंने डेफिनेट वैल्यूज दी हुई हैं। लेकिन अगर यही चीज़ इंटरवल्स में होती, लेट्स से यहाँ पर होता 315 से लेकर 320 तक ये इतने बच्चे हैं, 306 से लेकर 310 तक इतने बच्चे हैं, 300 से लेकर 305 तक इतने बच्चे हैं, और 320 से लेकर 330 तक इतने बच्चे हैं, फिर नहीं मैं बता सकता था कि मेरे मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, फिर मैं रेंज दे सकता था। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि उन्होंने मुझे डेफिनेट वैल्यूज बताई हुई हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी। क्लियर है ये चीज़? जी सर क्लियर है। अच्छा, ये तो था हमारे पास सिंपल केस टेबल का। लेकिन इसके अंदर कभी कभी जो हमारे साथ ट्रिक हो सकती है वो भी मैं दिखाता हूँ। जीआरई कभी कभी आपको बताता नहीं है कि कौन सी चीज़ डेटा है और कौन सी चीज़ फ्रीक्वेंसी है। इस चीज़ के अंदर आप कैसे डिटरमिन करेंगे कौन सी चीज़ डेटा है और कौन सी चीज़ फ्रीक्वेंसी है? लेट्स से यहाँ पर मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स, और यहाँ पर है मेरे पास नंबर ऑफ टिकट्स।
अब मुझे कैसे पता लगेगा मेरे पास डेटा वैल्यू कौन सी है और मेरे पास फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सर क्वेश्चन दिया होगा हमें साथ। चलें क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन के मुताबिक आपने मुझे बताना है कि आपकी एवरेज क्या बन रही है और मीडियन नंबर ऑफ टिकट्स क्या है। 1 मिनट 2 मिनट ले लें, टाइम लगेगा इसमें। और फिर जैसे ही आप शेयर करते हैं फिर हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पे गिवन है एवरेज नंबर ऑफ टिकट्स, तो हम टिकट्स हम्म को वैल्यू देंगे। ये तो आपने और पर डिसाइड करना ड्राइवर, है। आपको क्या लगता है कायद? सर मुझे लग रहा है कि टिकट्स हमारे पास वैल्यूज है, और पर ड्राइवर गिवन है ना, तो पर ड्राइवर हम फ्रिक्वेंसी लेंगे ड्राइवर। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करें। टिकट्स आर नंबर्स, ड्राइवर्स आर फ्रीक्वेंसी। ऐसा ही है। एक बेशक मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ना बताएं, बेशक आप मुझे बस ये बता दें कि हमने इस तरह की है। एग्जैक्ट वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त, हम इस वक्त कॉन्सेप्ट में हैं। तो कैसे निकलेगी एवरेज नंबर ऑफ टिकट्स पर ड्राइवर? सर हमारे पास जो वैल्यूज है हम उसको सॉर्ट कर लेंगे, जिस तरह इससे पहले हमने नहीं नहीं, किया। एवरेज के लिए हमें सॉर्टिंग की जरूरत नहीं होती कायद। वो मीडियन के लिए होती है, हम पहले एवरेज करते हैं ना। आप मुझे ना लिखवाओ कि आपने कैसे किया था। सम डिवाइडेड बाय 5। 5 कैसे सर? सर एहतशाम, मीनवाइल कायद आप मुझे बताओ कि आपने यहाँ पर कैसे किया था, या कोई और सर अगर बताना चाहे। हाँ जी सर बताएं। अगर हम ड्राइवर को वैल्यूज ले लें, तो हम्म 15 से वो 15 मल्टीप्लाई बाय 6 की हम वेटेज निकाल लेंगे, +6। इस तरह 11 मल्टीप्लाई बाय 7 और 9 मल्टीप्लाई बाय 8 चलो इस तरह लिख लिया, नीचे क्या आएगा? को सम जिसकी जो ड्राइवर्स की जो सम होगी उसको हम ड्राइवर्स का सम लिखेंगे नीचे, आप ये कह रहे हो? जी सर, शायद एग्जैक्टली मेरा। exactly, बिल्कुल। जब भी आपको उन्होंने एवरेज किया हो ना, पर का मतलब होता है नीचे। पर ड्राइवर, नीचे आपने ड्राइवर्स ही लेने हैं, ड्राइवर्स की लेना। लेकिन अगर मैं इसको क्वेश्चन को चेंज कर देता कि एवरेज नंबर ऑफ ड्राइवर्स पर टिकट, फिर क्या होता? ड्राइवर्स पर टिकट। तो फिर टिकट की डेटा नीचे आता अब क्या सामने। होता है इसका? फिर टिकट नीचे आता, फिर टिकट हमारे पास वेटेज बन जाती, फिर टिकट हमारी फ्रीक्वेंसी होती। अगर इसी के ऊपर मैं मीडियन निकालना चाहता हूँ, अब क्या होगा मीडियन? मेरे पास मीडियन क्या होगा? मीडियन नंबर ऑफ टिकट्स। तो हम सॉर्ट करेंगे, और इससे पहले हमने जिस तरीके से निकाल दिया उसको अप्लाई कर लेंगे। सॉर्ट किसकी बेस के ऊपर करेंगे? सर हम टिकट के बेस पे हमारे करेंगे। पास डेटा कॉलम कौन सा है? डेटा कॉलम कौन सा है और फ्रीक्वेंसी कॉलम कौन सा है? सर टिकट डेटा है, और पर ड्राइवर जिस तरह मैंने कह दिया वो, और आपने भी कह दिया कि ड्राइवर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ये जरूरी नहीं है, हर केस टू केस वेरी कर सकते हैं। सारों को ये समझ आ गई है ये डेटा कॉलम कैसे है और ये फ्रीक्वेंसी कॉलम कैसे है? अगर किसी को नहीं समझ आए तो बता दे, माइक अनम्यूट करके बता दे। बेसिकली हमें ना आदत होती है कि हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास हमेशा इस साइड पे आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कभी इधर नहीं हो सकती। लेकिन इस केस के अंदर उल्टा हो गया है, हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही है? हमारी फ्रीक्वेंसी ये साइड है और हमारा डेटा क्या है? हमारी डेटा ये साइड है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे मीडियन के लिए, तो हम इसकी बेस के ऊपर सॉर्ट करेंगे। हम पहले इसको करेंगे 1 8, क्योंकि 1 के साथ 8 है। फिर हम करेंगे 3 20। फिर हम करेंगे 6 15। फिर हम करेंगे 7 11। फिर हम करेंगे 8 9। अब हम यहां से निकालेंगे कि हमारे पास, हम पहले कैलकुलेट करेंगे हमारे पास टोटल ड्राइवर्स कितने बनते हैं। फिर हम उसको देखेंगे हमारे पास मीडियन की वैल्यू कहाँ पर आ रही है। फिर हम उसकी बेस के ऊपर बताएंगे कि हमारे पास मीडियन टिकट्स कितनी है।
तो जब हम इसको सम करते हैं तो मेरे पास बन जाते हैं ड्राइवर्स 63। इसका मतलब है कि ये मेरे पास ओड वैल्यू है, मेरे पास जो मीडियन की वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली मेरे पास इनमें से एक वैल्यू होगी। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास, क्योंकि ये ओड है, तो हमारे पास ओड के केस के अंदर मीडियन हमेशा पार्ट ऑफ द लिस्ट होता है। जब मैं 63 को डिवाइड करता हूँ 2 के ऊपर तो मेरे पास बन जाते हैं अराउंड 31.5। इसका मतलब है 32nd वैल्यू जो है मेरे पास, वो मेरे पास मीडियन बनता है। तो मेरे पास 32nd वैल्यू कहाँ पर आती है? ये है 8, 28, 28 10 38, 5 33। और यहाँ पर जब मैं करूँगा, हाँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 32वीं वैल्यू इधर आएगी ना। तो इसका मतलब है मेरे पास जो मीडियन है वो 6th है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं इसी क्वेश्चन को कहता हूं मुझे चाहिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, मीडियन नंबर ऑफ ड्राइवर्स, अब क्या आंसर होगा इसका? सर अब ड्राइवर वाली साइड को हम सॉर्ट कर लेंगे। एग्जैक्टली exactly। अब हम ड्राइवर्स को जब सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हमने इसको सॉर्ट किया है तो ये हो जाएगा 8 1 9 8 11 7 15 6 और 23। हमारे पास नंबर ऑफ टिकट्स टोटल कितनी है? 8, 16, 16 6 22, 22 3 25, तकरीबन 23वीं वैल्यू, 23rd वैल्यू मेरा मीडियन होगी। 23rd वैल्यू कहाँ पर आएगी? ये है 1 9 9 7 16 16 16, नहीं 23rd नहीं, सॉरी, 13th वैल्यू, 13th वैल्यू, जी जी। तो 13th वैल्यू कहाँ पर बन रही है मेरे पास? मेरे पास 13th वैल्यू बन रही है यहाँ पर। तो 11। मेरा मेरा मीडियन क्या होगा? सर 11 ही होगा। मेरा मीडियन 11 होगा। मैं इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज हुआ हूँ काफ़ी दफ़ा कि मैंने सॉर्ट किस बेस के ऊपर करने हैं, मेरा फ्रीक्वेंसी कॉलम कौन सा है। तो मैंने कहा कि इस चीज़ को भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि ईटीएस इस तरह ट्रिक कर सकते हैं हमें। तो हमें इस चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा हमारे पास डेटा कॉलम होता है, कौन सा फ्रीक्वेंसी कॉलम होता है। ये डिटरमिन करता है हमारा क्वेश्चन। राइट साइड हमारे पास ज़रूरी नहीं है हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी हो, और लेफ्ट साइड ज़रूरी नहीं है हमारे पास ये डेटा हो, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन से इलस्ट्रेट किया है। किसी का कोई क्वेश्चन? हमारे पास टाइम अब है नहीं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए, 5 मिनट सर है। सर ये रिपीट कर दें सर एक दफ़ा, ये फ्रिक्वेंसी कॉलम और डेटा कॉलम। ठीक है। अच्छा जरगाम, मुझे ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी कॉलम होता क्या है? सबसे पहले इधर से बात शुरू करते हैं। वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो फ्रिक्वेंसी हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे तो लेते हैं, वो हमें बताता है ना एक चीज़ कितनी दफ़ा आई हुई है। जी फ्रीक्वेंसी का यही मतलब होता है ना, कितनी दफ़ा आई हुई है। जी तो यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास, और हमें ये आदत है अपने, अपनी जो स्कूलिंग है उससे, कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी उन्होंने हमेशा इस साइड पे हमें दी होती थी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये 2 है 3 है 4 है, जो भी वैल्यूज होती थी वो इस साइड पे होती थी। तो उससे हम लोग ये सर जुल्फ़कार का इसके बाद क्वेश्चन है, फिर हम सर आपसे इसके बाद में बात कर लेते हैं, पहले जरगाम को कर लें, ठीक है? जी जी, मैं एंड पे बात कर लूँ। हाँ जी। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये करते हैं कि हम हमारे पास ना, हमें पता नहीं होता कि हमारे पास लेट्स से दोनों साइड पे अगर नंबर दिया हुआ है ना, लेट्स से अगर यहाँ पर इंटरवल होता 301 से 305, फिर तो मुझे पता होता ना कि मेरे पास यही साइड फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जैसे इस केस के अंदर मेरे पास दोनों एक डेफिनेट वैल्यूज हैं, मुझे नहीं पता लग रहा कि कौन सी चीज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, कौन सी चीज़ डेटा है। मुझे वो मेरा क्वेश्चन डिटरमिन करता है कि कौन सी चीज़ को मैंने फ्रीक्वेंसी बनाना है और कौन सी चीज़ को डेटा बनाना है। और फ्रीक्वेंसी, जैसे मीडियन के केस के अंदर है, उसने मुझे बता दिया है कि ड्राइवर जो है मेरा डेटा कॉलम है। इसका मतलब है ड्राइवर की बेस के ऊपर मैंने डेटा सॉर्ट करना है, और उसके बाद जो उसका ऑपोजिट है फ्रीक्वेंसीज, उसकी बेस के ऊपर मैंने मीडियन निकाल के मैंने ड्राइवर की वैल्यू देनी है। ये पॉइंट क्लियर है आपको जरगाम? जी सर। जी सर जुल्फ़कार। थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन पुट किए और मुझे इससे अच्छा आइडिया हुआ। अच्छा, मैंने ना आपसे बात ही करनी थी कि वर्बल सेक्शन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आपके साथ मिल के ना तैयारी की जाए, क्योंकि मेरा बस इशू वर्बल सेक्शन है। जी तो जी। अगर मिलके तैयारी अगर हो जाती है तो मैं भी फिर ना इसमें रजिस्टर हो जाता हूँ GRE में।
जी जी। तो आपका साथ तैयारी से वो क्या मुराद है, वो थोड़ा बताएंगे? एक्चुअली मुझे मैथ्स में तो इशू नहीं है। मैं चाहता हूँ जी कि जी। वर्बल सेक्शन पे ना एक फोकस उस कोई टीम बना के ना एक उस एनवायरनमेंट के अंदर एक स्टडी की जाए, ताकि स्पीड भी फास्ट रहे और ना तो जल्दी मैं भी रजिस्टर, क्योंकि मैं इसकी वजह से रजिस्टर नहीं हो रहा, अपने को करवा रहा हूँ बिकॉज ऑफ कुछ। वर्बल। जी जी। बेसिकली वर्बल के अंदर ना ये है कि हमारे पास क्वेश्चंस सेकंड पे आते हैं। सबसे पहले हमारी फाउंडेशन सही होनी जानी चाहिए। फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि मैंने ये सोचा इसके बारे में। मैं इस चीज़ को पता है कैसे हैंडल करता हूँ कि मेरे पास कोई बंदा नहीं है, मैं चैट जीपीटी से बात करता हूँ। मैं चैट जीपीटी को अपना आंसर देता हूँ। पहले मैं उसको सारी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि मैंने इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया है, मेरा क्या ख्याल था, मेरी रीजनिंग में कहीं तुम्हें फॉल्ट नज़र आ रहा है। अगर चैट जीपीटी बता देना है भाई यहाँ पर तुमने एक गलत अजम्पशन ले ली है जो क्वेश्चन के अंदर सपोर्टेड नहीं है, तो वो मुझे बता देता है कि भाई मैंने क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है। अगर मुझे चैट जीपीटी बताता है ना कि नहीं तुम्हारा एनालिसिस सारा सही था, तुम आंसर चॉइसेस के ऊपर आके तुमने गलती की है, और उसकी रीज़न ये बनती है कि तुम्हें मीनिंग नहीं पता था किसी एक चीज़ का। तो मैं इस तरह इंटरेक्ट करता हूँ चैट जीपीटी से, अगर मेरे पास कोई बंदा ना हो। आप मेरा पॉइंट गेट कर रहे हैं सर? जी जी, मैं समझ गया, थैंक, दैट्स गुड। अच्छा, उसमें अब ये है ना कि मुझे कोई अब ऐसा स्टफ आपके पास होगा ना जो सिर्फ वर्बल सेक्शन को कैटर करता हो उसमें, ताकि मुझे सारा आइडिया हो कि वर्बल सेक्शन में इस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये तो मैं मैं उसी। ना आपसे शेयर कर लेता हूँ, मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं उसके, टेक्स्ट कंप्लीशन के, सेंटेंस इक्विवेलेंस के, वो सारे मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। और जी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम डिस्कस करेंगे तो उसके भी क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगा। जी अच्छा, इसमें राइटिंग भी होती है ना, इसमें जीआरई में? राइटिंग होती है, उसका आधे घंटे का होता है, हमने कैसे लिखना होता है उसको भी हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बाकी अभी काफ़ी मटेरियल रहता है तो उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। हाँ, मुझे ना आपने राइटिंग और ये जो वर्बल सेक्शन है ये दोनों का स्टफ देना है। बस मैं उस पर फोकस करके ना फिर आपके हम्म, साथ एक्शन करके इसको कोशिश करते हैं ठीक कि है। कुछ टेस्ट रखे जाए, सो दैट स्पीड भी इंक्रीज और जी। वो मैंने भी यही परफॉर्मेंस। सोचा था कि हम क्विज़ क्विज़ेज रखेंगे, थोड़े क्विज़ेज रखेंगे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको रियल वर्ल्ड जो टेस्ट होगा जीआरई का वो मिल जाए। बस कुछ उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसकी, क्योंकि कल वो बंदा जो है नहीं, उमर जो है पता नहीं, जिसका वो यूट्यूब चैनल है, कल उसकी जी। वीडियो उसने बताया कि उन्होंने क्वांट सेक्शन को वो टफ हो गया काफी ना, उसमें कंपटीशन काफी हार्ड हो गया। कांड जी ऐसा ही है। क्योंकि एक तो उसका ये शॉर्ट जीआरई आ गया, शॉर्ट जीआरई से क्योंकि जो कम टाइम में जो पावर होती है ना हर इंसान की ज्यादा होती है जब। ऐसा ही है। हाँ, तो वो हर बंदा एनर्जेटिक है, फिर और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लर्निंग के, तो काफी कंपटीशन हार्ड हो गया। वो कह रहा है कि पहले जो 160 65 पे जो आता था वो जो परसेंटाइल, वो काफी ड्रॉप हो गया। अब आपको 160, अगर आप चाहते हैं ना कि आप 80th परसेंटाइल के अंदर आए, तो आपको 167 टू 168 स्कोर करना पड़ेगा। मैक्सिमम इससे कितना? नीचे 170 मैक्सिमम होता है। हाँ, वही देखे ना। तो तो इससे नीचे अगर आप करेंगे तो आपका परसेंटाइल तकरीबन 70th के करीब आएगा। जी जो जी कि पहले जो कि पहले आता था आपका 163 या 164 के ऊपर। जी 165 के ऊपर 2020 के अंदर आपका 85th परसेंटाइल होता था। अब 165 के ऊपर आपका 68th परसेंटाइल हो रहा है। और यूनिवर्सिटीज आपके ये मार्क्स नहीं देखती, यूनिवर्सिटीज आपकी परसेंटाइल देखती हैं। जी, और वो दैट्स वाई ना ये काफी टफ हो गया। टफ हो गया है हाँ, एग्जैक्टली। बहुत टफ। लोग कह रहे हैं हम हमें मैथ आना शुरू हो गया। वो भाई मैथ आपको आना शुरू आ गया, वो उन्होंने आगे उसके परसेंटाइल भी टफ कर दिए ना। जी जी ऐसा ही है। किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक, कुछ कोई बताना चाहे? सर आपने अटेम्प्ट किया था जीआरई? मैंने अटेम्प्ट किया था लास्ट ईयर, तो उसके बाद फिर मैं बिजी हो गया था अपनी जॉब के अंदर, और मैं इस साल दोबारा अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें सर आपका क्या नाम था सर? उमर? उमर। हाँ सर, उमर ना इसमें आपने कुछ वो बनाया होगा ना कि ये जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स के ना, बल्कि क्वांटिटेटिव बोलते हैं, तो उसमें वो किसका कितना वेटेज है? जैसे अभी आपने बताया कि ये जो मीन मीडियन मोड है स्टेटिस्टिक्स, इसका काफी वेट है, तो कितने परसेंट वेट है? वो आपने कुछ बनाया हुआ सेग्रीगेशन करके? जो जो पहले था ना, पिछला जीआरई जो बड़ा वाला जीआरई था, जो मैंने मैंने लॉन्ग जीआरई दिया था उस वक्त, अच्छा। उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 15 क्वेश्चन आते थे डेटा से। और 15 में से 6 क्वेश्चन थे चार्ट्स के, और बाकी क्वेश्चन थे हमारे पास ये मीडियन मोड के ऊपर। लेकिन जो नया जीआरई है ना, इसके अंदर कोई फिक्स उन्होंने वो नहीं रखी हुई, क्योंकि वो टफ बना रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करते रहते हैं, कोई डेफिनेट उन्होंने अब छोड़ी नहीं है जिसे आप कह सकें। लेकिन इतना पता है कि वर्बल के अंदर मुझे आइडिया है कि हमारे पास 3 पहले सेक्शन के अंदर आती हैं टेक्स्ट कंप्लीशन, 4 सेंटेंस इक्विवेलेंस, और 7 हमारे पास आती हैं
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। लेकिन जो हमारे पास क्वांट है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो मिक्स होते रहते हैं कि किसी को कोई डेफिनेट मेरे पास वो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन बाय फार हमारे पास अरिथमेटिक्स सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है जीआरई के अंदर। उसके बाद हमारे पास डेटा पोर्शन है, फिर अलजबरा है, और फिर जियोमेट्री है। जियोमेट्री भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक है, ठीक हो गया। ठीक हो गया? दैट्स गुड, ठीक हो गया, दैट्स गुड। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी जी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? फिर यहाँ पर हम मीटिंग स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। मीटिंग बंद नहीं हुई। हमारे पास जो मॉडरेटर्स हैं